नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नव्य कला वाणिज्य महाविद्यालय से। आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के अंतर्गत शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे कि शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक कला है, पर क्यों है? यदि यह कला है तो इसका स्वरूप क्या है? यह किस प्रकार विकसित हो रही है? क्या वह अपने पूर्ण विकास पर पहुंच चुकी है? शिक्षण मानव का स्वउद्देश्य कार्य है। इसके द्वारा वह व्यक्तियों के विकास को परिवर्तित, नियंत्रित और निर्देशित करता है। अतः शिक्षण निश्चित रूप से एक कला है। शिक्षण से साधारणतः बालक को शिक्षण द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना समझा जाता है। यदि शिक्षण केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं तो क्या है? इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षण के अर्थ और उसकी परिभाषा से परिचित होना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण के दो अर्थ हैं, व्यापक और संकुचित। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शिक्षण का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसे अपने परिवार, विद्यालय, कार्यालय, समाज, वातावरण आदि से किसी न किसी रूप में शिक्षण प्राप्त होता रहता है। उदाहरण के लिए माता बच्चे को चलने का शिक्षण देती है और शिक्षक बालक को इतिहास का शिक्षण देता है। पर शिक्षण यहीं तक सीमित नहीं है। प्रत्येक व्यवस्था और उद्योगों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को शिक्षण दिया जाता है। एक व्यक्ति के रूप में आप स्वयं अपने बारे में सोचिए, चाहे आप डॉक्टर हो या इंजीनियर, उच्च राज्य कर्मचारी हों या साधारण क्लर्क, राजनीतिक नेता हों या समाज सेवक, आप सदैव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दूसरों को कुछ शिक्षण देते और शिक्षण प्राप्त करते हैं। अतः व्यापक अर्थ में शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधन निहित हैं। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन और व्यवसाय से अपने वातावरण से अनुकूल करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त होता है। दूसरा है शिक्षण का संकुचित अर्थ। संकुचित या सीमित अर्थ के अनुसार शिक्षण के लिए औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है। इस प्रकार का शिक्षण पूर्व नियोजित होता है और एक निश्चित समय पर निश्चित विधियों के अनुसार दिया जाता है। उदाहरण के लिए विद्यालय में विभिन्न घंटों में विभिन्न विषयों का शिक्षण होता है। यह शिक्षण कुछ ही वर्षों तक प्रदान किया जा सकता है और इस पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य होता है। अपने संकुचित अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक एक निश्चित बात का शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण की परिभाषाएं। डम्बविल के अनुसार शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ यह है कि शिक्षण कुछ जानता है और उसे छात्रों को बताता है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देता है। बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। अब हम शिक्षण के स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। शिक्षण के अर्थ से पूर्णतः अवगत होने के पश्चात अब हम उनके स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। पहला है शिक्षण संबंध स्थापित करना। शिक्षण संबंध स्थापित करना। हम शिक्षण की प्रक्रिया बता चुके हैं कि शिक्षण का अर्थ है शिक्षक, बालक और विषय में संबंध स्थापित करना है। इस संबंध को स्थापित करने का दायित्व शिक्षक पर है। शिक्षक को बाल प्रकृति का सामान्य ज्ञान और जिन बालकों को वह शिक्षा देता है उनकी प्रकृति का विशेष ज्ञान होना चाहिए। उसे यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक शक्तियों, योग्यताओं, रुचियों, संवेगों, बुद्धि, स्वभाव आदि में विभिन्नता होती है।
अपने आप का ज्ञान, शिक्षक को अपने आप का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वह अपनी स्वयं की भावनाओं और बालकों के प्रति अपने स्वयं के व्यवहार को समझ सके। शिक्षक को उस विषय का ज्ञान होना चाहिए जिसे वह अपने छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करता है। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह बालक और विषय में किस प्रकार का संबंध स्थापित करे। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक को उसे अपनी शिक्षण विधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है शिक्षण सूचना देना। शिक्षण के समय अध्यापक अपने छात्रों को प्राय नई सूचना देता है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें वे बिना बताए नहीं जान सकते हैं, अतः उनको उन बातों का बताया जाना आवश्यक है। प्रारंभिक कक्षाओं में तो शिक्षक का अधिकांश समय अपने छात्रों को सूचनाएं देने और विभिन्न प्रकार की बातें बताने में व्यतीत होता है। इस दृष्टिकोण से सूचना शिक्षण का अर्थ होता है सूचना देना। सूचना देने में कहानी कहने की कला बहुत सहायक होती है। जो शिक्षक इस कला में निपुण होता है उसके लिए सूचना द्वारा ज्ञान प्रदान करने का कार्य सरल हो जाता है। इस कार्य को खेल का रूप देकर भी रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है। तीसरा है शिक्षण सिखाना, टीचिंग एंड केयरिंग टू लर्न। शिक्षण को तभी सफल माना जा सकता है जब वह बालक को सीखने और स्वयं कुछ कार्य करने में सहायता देता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षक केवल एक साधन है। शिक्षण द्वारा उसका कार्य है बालक को सिखाना, सीखने के लिए उसे प्रेरित करना और इस प्रकार उसकी प्रगति में योग बनाना। फिर नेक्स्ट है वातावरण से अनुकूल करने में सहायता देना। टीचिंग इज हेल्पिंग टू एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। व्यक्ति को इस सामाजिक चेतना में भाग लेने के योग्य बनाना शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बालक अपने वातावरण के प्रति बुरी प्रतिक्रिया न करके केवल अच्छी प्रतिक्रिया ही करे, यह केवल शिक्षण द्वारा ही संभव है। अच्छी प्रतिक्रिया करके ही उसका शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। नेक्स्ट है मार्ग प्रदर्शन करना। जिस समय पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का अभाव था, उस समय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सूचना देना समझा जाता था, पर आज जब इन वस्तुओं का बहुमूल्य है तब शिक्षण का अर्थ मार्ग प्रदर्शन माना जाता है। बालकों के मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं, अतः यह आवश्यक है कि न केवल उनके कार्यों वरन उनकी आदतों, रुचियों और प्रवृत्तियों को शिक्षण द्वारा उचित दिशा में निर्देशित दिया जाए। नेक्स्ट है प्रेरित करना, टीचिंग इज मोटिवेशन। प्रेरित का अर्थ है बालक को किसी कार्य में रुचि उत्पन्न करना जिससे कि वह उसे सफलतापूर्वक कर सके। प्रेरित करने से या तो बालक उस कार्य को करेगा ही नहीं या अधूरा करके छोड़ देगा। अतः शिक्षण का तात्पर्य है बालक को किसी कार्य को करने या सीखने के लिए प्रेरित या उत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवेगों का प्रशिक्षण। शिक्षण का अभिप्राय केवल बालक या शारीरिक और मानसिक विकास करना ही नहीं वरन उसके संवेगों को भी प्रशिक्षित करना है। यह हम चाहते हैं कि बालक उचित कार्य करे तो हमें उसमें उचित भावना उत्पन्न करना आवश्यक है। हमारा शिक्षण तभी सफल कहा जा सकता है जब वह बालक में संवेगात्मक स्थिरता का विकास हो। नेक्स्ट है क्रियाशीलता के लिए अवसर प्रदान करना। प्रत्येक बालक में क्रियाशीलता की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। शिक्षक को बालक की इस प्रवृत्ति से लाभ उठाना चाहिए और उसे बालक को ऐसे अवसर देना चाहिए जिससे कि वह क्रियाशीलता की अपनी प्रवृत्ति को संतुष्ट कर सके। अतः शिक्षण का एक कार्य यह है कि वह बालक को क्रियाशीलता की अपनी इच्छा को पूर्ण करने का अवसर दे। नेक्स्ट है सीखने का संगठन। मार्सेल ने कहने का अभिप्राय यह है
कि शिक्षण का संबंध सीखने के निर्देशित में इतना नहीं जितना कि सीखने के संगठन से है। सीखने के संगठन का तात्पर्य है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में निहित विभिन्न तत्वों में संबंध स्थापित करके उनको एक बनाना। इन तत्वों में सम्मिलित है बालक और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षण विधियां, अध्यापन का विषय, कक्षा की दशाएं, शिक्षण की सहायक सामग्री, प्रश्न और उत्तर, लिखित कार्य इत्यादि। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा तैयारी का साधन है। टीचिंग इज़ अ मीन्स ऑफ प्रिपरेशन। शिक्षण बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक विकास करके उसे भावी जीवन के लिए तैयार करता है। यदि 12 वर्ष का बालक उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है जिस प्रकार 12 वर्ष के बालक को करना चाहिए, तो वह भविष्य के लिए सर्वोत्तम प्रकार की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार शिक्षण व्यक्ति के भावी जीवन की तैयारी का एक साधन है। निष्कर्ष, आधुनिक युग में शिक्षण का अर्थ अत्यधिक विस्तृत और व्यापक हो गया है। शिक्षण द्वारा बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है, सीखने में सहायता दी जाती है, कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अपनी सब शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अपने वातावरण से अनुकूल करना सिखाया जाता है और भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और छात्र दोनों का कार्य सम्मिलित रहता है। इसमें न केवल सर्वोत्तम विधि से ज्ञान प्रदान करने का मानसिक प्रभाव अपितु यह नैतिक प्रभाव भी सम्मिलित होता है, जिससे प्रेरित होकर बालक ज्ञान का प्रयोग इस प्रकार करता है कि वह उससे लाभान्वित हो। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का तात्पर्य बालक को विषय सामग्री प्रदान करना और उसे ज्ञान, मानसिक शक्ति और नैतिक बल के विकास करने के लिए सर्वोत्तम प्रभावों के अंतर्गत रखना है। थैंक यू।